नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष में आबादी का जो आधा हिस्सा है महिलाएं हैं, और हम अक्सर महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं और समय समय पर इस तरह की कई उदाहरणें या प्रयास विभिन्न सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल की अगर बात करें, जिसको पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में लाया गया था और अंततः इट हैज सीन द लाइट ऑफ द डे, और कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक मूवमेंट, खासकर महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करें, कितना महत्वपूर्ण ये बिल था। और अगर इसके पस मंज़र में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बाद क्या महिलाओं के स्टेटस में या महिलाओं के वेलफेयर मेजर्स में सुधार आएगा, और कितना महत्वपूर्ण ये फैसला या फिर जो बिल अभी पास हुआ है उससे देश में क्या एक नई राह गामजन हो पाएगी। यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दो। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री सुहेल काजमी जी बैठे हैं। आप जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ सहाफ़ी हैं और उसके अलावा आप मेंबर हैं जे.एन.के वक्फ बोर्ड के। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं एडवोकेट मोनिका कोहली जी, जो यूँ तो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, और लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में महिलाओं की अभिव्यक्ति भी कर रही हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से आप इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम मैम वर्णा आनंद जी बैठी हैं, जो चेयरपर्सन है फिकी फ्लो की, और महिला सशक्तिकरण और खासकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे अपने विचार रखेंगी। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं प्रोफेसर मनोज भट्ट, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में एक जाने माने सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एनालिस्ट के तौर पर आप भाग ले रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। काजमी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, कितना अहम फैसला, क्योंकि 27 साल के बाद ये महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल मोमेंट भारतवर्ष में देखने को मिली। सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने राइट टाइम पर राइट डिस्कशन रखा और मुझे भी इस काबिल समझा यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो मैं समझता हूँ यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, इन बहनों को मुबारक है कि देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ आया सामने, और वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, और उसके लिए स्पेशल सेशन वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह साहब कि उन्होंने कन्वीन किया। इतनी अपोजिशन होने के बावजूद ये सेशन हुआ, और इसमें बड़ी चीज़ें थी जो हम सोच रहे थे, कुछ 5-6 पॉइंट थे, लेकिन फोकस ज़्यादा वुमेंस पे रहा, और फाइनली वो बिल जो है पास हुआ। तो ये आज जब हम वन नेशन वन पार्टी वन नेशन की बात कर रहे हैं, देखिए हमारा जो मुल्क है वो तकरीबन 135 करोड़ का होने जा रहा है, 35-40 करोड़ का मुल्क होने जा रहा है। और पूरे बड़े सगीर में अगर आप देखें G20 की जो ये 40 मुल्कों की नुमाइंदगी आज जो देखी आपने दिल्ली में, उसमें अगर सबसे बड़ा मुल्क कोई है और वो भारत है, और भारत का जो रख रखाव है वो किसी पॉलिसी मेकिंग के तहत चल रहा है। हर मुल्क का जो रख रखाव होता है वो किसी न किसी तरीक़ाकार से चलता है, कोई भी मुल्क हो। अगर आप देखें कि बदकिस्मती ये रही कि पिछले 2 साल पहले जब ट्रिपल तलाक का बिल आया, कि कितने अनफॉर्चुनेट थे हम कि 22 ममालिक जो मुस्लिम ममालिक थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहाँ जमहूरियत है ही नहीं, जहाँ जमहूरियत का पेड़ ही नहीं है, वहाँ भी ट्रिपल तलाक का चलन नहीं था। और हिंदुस्तान जैसे विशाल मुल्क में, जहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, मुस्लिम वहाँ 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम 30 करोड़ के आंकड़े पे हैं हिंदुस्तान में, और यहाँ वो चल रहा था ट्रिपल तलाक का। तो आज भारत को, और मैं समझता हूँ सब स्टेट्स को चलाने में जुडिशरी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो एक राहें हमवार करते हैं, एक हर सिटीज़न को इक्वल देखने का। फिर बीजेपी का स्लोगन आ गया कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या, उसमें वो भी लगता है कि वो भी एक अच्छी सोच है कि हिंदुस्तान को इक्वलिटी की तरह आप देखना चाहते हैं। यहाँ मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल, मल्टी सब कुछ है, और उस मल्टी में अगर आप इक्वलिटी की बात करते हैं और वो सपना 20 साल 30 साल बाद साकार हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुल्क की अपनी पॉलिसी का ताल्लुक है, आज पूरी दुनिया मानती है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी जो है वो बड़ी मजबूत है, और उसी का नतीजा है कि आज 40 मुल्क के जो सरबराह थे
वो दिल्ली में थे, और उसके बाद बीच में आप देख लीजिए एक प्राइम मिनिस्टर का क्या है, तो आज वो अलग थलग रह गया हुआ है। तो ये पूरी दुनिया ने माना है और मान रही है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी व्यापार की मंडी है, हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ मुल्क है। हिंदुस्तान का एक जो प्रोग्राम्स है आगे जाने का, उस ग्लोबल विलेज में जिसका सपना हमारे पूर्वज देखते हैं या हम देखते हैं, वो किसी वक्त भी साकार हो सकता है। उसके लिए ये चीज़ें आनी जो हैं, जो अच्छे अच्छे बिल्स जो हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से आएँ, चाहे वो किसी ढंग से भी पार्लियामेंट में पास हों, पहाड़ियों के बिल है, दूसरा बिल है, तीसरा बिल है। अब कुछ लोग अपोज करते हैं क्योंकि वो सत्ता में नहीं होते, बोलते नहीं साहब ये तो हमने लाया था 87 में, तब के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छी बात है। तो हम नहीं कहते हैं कि वो बिल किसने लाया किसने नहीं लाया, फाइनली उसको जो है उसको जो इज्जत है वो किसने बख्शी, किस गवर्नमेंट ने बख्शी, वो महत्व होता है। तो हम सब इसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह के बिल और भी बहुत है, मोनिका जी बताएंगी, वंदना जी बताएंगी, जो पेंडिंग हैं काफ़ी सालों से। तो मैं तो एक आरिफ खान साहब हैं हमारे गवर्नर, वो मुझे बता रहे थे कि हमने यूजीसी बिल के लिए 85 में रिज़ाइन कर दिया। तो वो यूजीसी बिल तो 85 का लगा हुआ है, उसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या है, ये तो ज़्यादा लॉ नोइंग है, ये बताएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाई हिंदू का बच्चे के लिए भी वही कानून है, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी वही है, प्रॉपर्टी इनहेरेंट के लिए भी वही, अल्टीमेटली वो भी डिस्कस होगा, चलते चलते वो भी बिल पास होगा, ताकि हम भी उन डेवलप मुल्कों की तरह बिहेव करें, चलें जिस तरह बाकी मुल्क जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। मतलब मान के चलें कि एक ऐतिहासिक लंबा, मोनिका मैम क्या कहेंगी, क्योंकि काफ़ी देर से एक डिमांड थी, और खासकर हम जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, और उस दिशा में क्या आपको लगता है कि एक सार्थक कदम सामने आया है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया है, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हर एक को ये जानना ज़रूरी है कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या है। Exactly. क्योंकि अभी तो कुछ लोगों को ये सुर्खियों में नज़र आ रहा है, बट उसका एग्जैक्ट और इसका क्या मायने है हमारी लाइफ में, स्पेशली फॉर अ फीमेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन। इसको मैं जो सही इसका नाम है पहले वो बताना चाहूँगी, नारी शक्ति नंदन अधिनियम, जिसको कॉमनली न्यूज़ में सभी सुन रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये नो डाउट जैसा सुहेल जी ने अभी कहा कि काफ़ी अरसे से काफ़ी सत्ताओं में बड़ी सरकारों ने इसको प्रेजेंट किया, टाइम टू टाइम हर सरकार ने जो भी आया उसने, देवेगौड़ा जी आए, राजीव गांधी जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, और अब इस सरकार में जब ये प्रेजेंट हुआ और ये स्पेशल पार्लियामेंट सेशन लगाया गया और इसमें जब ये अनाउंस हुआ, इट इज़ इन इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। सरकार के लिए तो होगी, एक जेंडर इक्वालिटी एक फ़ीमेल के लिए ये बहुत बड़ी एक मतलब मैं बोलूँगी अचीवमेंट है, फॉर द रीज़न, देखो ये बहुत आसान है कहना कि एक पुरुष प्रधान समाज में आपका कोई एक प्रॉब्लम है, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसको आपने सुलझाना है, तो आपके पास उतनी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कि फीमेल्स जिनकी प्रॉब्लम को आप डिस्कस करना चाहते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। आप देखें, मतलब परसेंटेज वाइज देखें, लोकसभा में आई थिंक 12.9% से ज़्यादा नहीं हमारी रिप्रेजेंटेशन है, या राज्यसभा में 15%। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करती हैं, किसी भी बिल को प्रेजेंट करना है, किसी भी इशू को उठाना है, जेंडर इक्वालिटी की बात में भाषण देना तो बहुत आसान रहा था पिछले कई सालों से, 75 साल से हम आज़ाद हुए हैं, बट हमारे लिए डिस्कशंस ही थी, खाली पैनल पे सिर्फ डिस्कशंस होती थी, हर मुद्दे हर जगह पे, हर जब कोई भी नेता बोलते हैं तो हाँ जी वुमेन को आप ये देंगे वो देंगे, बट कभी किसी ने देना मुनासिब नहीं समझा। बट हम बहुत शुक्रगुजार हैं बिकॉज जेंडर इक्वालिटी इज़ नॉट ओनली कि आपने खाली जी 10 औरतों को बिठा के उनका व्यू सुन लिया, उनकी पार्टिसिपेशन, उनका राइट टू से समथिंग स्ट्रांगली इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब जब ये जेंडर इक्वालिटी थ्रू दिस रिजर्वेशन बिल होगा, जब 33% महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी होंगी, तो कोई भी इशू को समझना जो औरतों से जुड़ता है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा और उसको ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया जाएगा, और उस चीज़ के बारे में आप प्रॉपरली कोई भी कानून ला सकते हैं। और मैं तो इस सरकार का एक शुक्रगुजार ये भी रहूँगी क्योंकि उज्ज्वला स्कीम, ट्रिपल तलाक इन्होंने मेंशन किया थ्रू जुडिशरी, बट
ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और इस एम्पावरमेंट से इट इज़ नॉट ओनली कि आप एम्पावर्ड, जैसे हमारा बहुत हर जगह पे वुमेन एमेंसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, वो तभी हो सकता है जब हमारी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होगी और हमारी से होगी हर जगह पे, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन हैव इक्वल राइट्स। इक्वालिटी का मतलब इज़ completely explained through this reservation bill. महत्वपूर्ण चीज़ आपने यहाँ पर मैम खुलासा किया है, वरना मैम आपकी तरफ आना चाहूँगा। और जिक्र मैम ने किया है कि पुरुष प्रधान समाज में कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगी और कहीं ना कहीं उनकी बेहतर ढंग से पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्या कहेंगे मैम? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए एंड हैविंग मी इन दिस एस्टीम्ड पैनल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं टोटली अग्री करती हूँ जो ये कहते हैं, हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जहाँ पर देवी को पूजा जाता है, एक शक्ति मानी जाती है, बट वी आर येट अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। विमेन एम्पावरमेंट की जैसे मोनिका जी ने बात करी है, आज हर तरफ से विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, कहाँ पर विमेन ने एक्सेल नहीं किया है। वेरी ट्रू। हर क्षेत्र में विमेन एक्सेल कर रही हैं। ये जो बिल है, दिस इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ what women are doing today. It is acknowledging that women are a force to reckon with, and they must participate in a process which is the greatest in our country. And for that, this reservation I think is very important. आज हम हर जगह पे जाते हैं, हर लेवल पे जाते हैं। आप गांव की लेडीज़ को देखिए, किस तरीके से वो आगे आना चाहती हैं, उनके एक पर्सपेक्टिव होते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं, एंड women are reaching heights which are unthinkable. आप women pilots की बात कर लीजिए, India is excelling in that also. We have the maximum number of women pilots in India. So I think this is a very, very important step and a very welcome step, acknowledging the power of a woman and tabling it. I think it is a lovely step which has been taken. मैम, जैसे आपने कहा कि वुमेन इज़ ए फोर्स टू रेकन विद, और कहीं ना कहीं आज हर शोबे में महिला अपनी पहचान, अपनी दाग, अपनी एक मौजूदगी का एहसास करवा रही है। और खासकर हमारे समाज में जहाँ कहीं ना कहीं अभी भी वो रूढ़िवाद, परंपराएं, टैबूज चल रहे हैं, उनके बावजूद महिला आगे आ रही है। प्रोफेसर मनोज जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, आपकी उन पर नज़र रहती है, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। क्या कहेंगे ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जिसने आज एक साकार सपना देखा है? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है मेरा। मेरे से पहले काफ़ी, हालांकि इन लोगों ने जो कहा वो बहुत सच है, लेकिन पहली चीज़ देखिए, पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है, और प्रोफेशन नहीं है तो क्या इसमें रिजर्वेशन होना चाहिए? पहला सवाल। मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये कि जैसे कोई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, पॉलिटिक्स इसके दो पहलू होते हैं। एक तो वो आदमी बनेगा, दूसरा वो आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं बन रहा है। जैसे इंजीनियर बनेंगे तो आप भाई आपका प्रोफेशन है, बिजनेस करेंगे आपका प्रोफेशन है, मगर पॉलिटिक्स में व्हेन यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा, पहला सवाल। अब इसके दो पहलू मुझे जो लगते हैं, क्या मियरली रिजर्वेशन दे देने से विमेन एम्पावर हो जाएंगी? हमारे देश में 17 साल तक हमारी प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही है। हमारे देश में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स जयललिता, ममता बनर्जी, मायावती। क्या इस सिर्फ इतने से बात बन जाएगी? पहला सवाल। अब इसके बाद में आता हूं, अगर होना भी था तो क्या होना था? मेरे हिसाब से मुझे लगता है, देखिए हमारे देश में जब हम आज़ाद हुए थे क्या पॉपुलेशन थी, और आज उसकी हम 3 गुना पॉपुलेशन हो चुके हैं। 3 गुना हो गए। 545 सीट्स अगर करना ही था तो मेरे हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि आधे मर्द आधी औरतें, अभी मैं ट्रांसजेंडर और इधर नहीं जा रहा हूं, हाँ, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एक मेल एक फीमेल क्यों नहीं कर देते? आप सीधे सीधे 1100 की पार्लियामेंट बनाइए, 1100 की पार्लियामेंट बनाइए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेल आ जाए, एक फीमेल आ जाए।
रिजर्वेशन हो जाने से क्या हो जाएगा, सपोजिंग किसी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत अच्छा काम किया है, वो कल की तारीख में वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो जाती है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल देता हूं, मणिपुर है, मणिपुर के सारी लड़ाई का जड़ जो है वो क्या है, वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है, जबकि मणिपुरीज आर प्राइमरली मेतीज, दे आर एससीज। तो एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटी की सीट रिजर्व्ड है। अब वो कुक्की वर्सेस मणिपुरी, नागा वर्सेस मणिपुरी, मैतेई, वो होता रहेगा। भाई हम अगर मेल फीमेल, फीमेल्स के लिए आपका, मैं ये नहीं कह रहा, मेरी भी बहनें हैं, मेरी भी माँ है, मेरे भी वाइफ है और मेरी भी बच्चे हैं, मगर इन सब के बावजूद मेरा मानना है अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन ही होना है, रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो 100% होनी चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेल एक फीमेल। या फिर दूसरी तरफ आए, अगर ये कहते हैं कि रिजर्वेशन से ठीक हो जाने वाला है, तो मैं तो कहता हूं 17 साल आपकी प्राइम मिनिस्टर फीमेल रही, आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स फीमेल्स रह चुकी हैं, क्या उनके हो जाने भर से फीमेल्स का फायदा हो गया? देखिए, चीजों को हमें थोड़े बड़े परिवेश और दिल बड़ा करके देखना पड़ेगा। और एक और बात बोलना चाहूंगा इसके बाद, हम पॉलिटिक्स के साथ इंडिया में हो क्या गया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको एक प्रोफेशन लिया जाने लगा। अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स ने अपनी पेंशन भी बना रखी है ना। पेंशन बाकी जगह बंद हो गई लेकिन उनकी है, और उनकी एक ही नहीं है, उनकी अगर मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं तो उसकी है, और एमएलए रहते हैं उसकी भी पेंशन है, एमएलसी रहते हैं उसकी भी पेंशन है। मैं इससे दूर, आप रखिए जो रखना है, लेकिन एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात जब होगी, हम देखिए, हम एस्पिरेशन जो विमेन की होनी है वो तो हो गई, लेकिन जो जनता जनार्दन उनके ऊपर, दे आर गोइंग टू लुक अप टू यू कि आप हमारे लिए हमारा केस रखेंगी पार्लियामेंट में, या रखेंगे हमारे लिए पार्लियामेंट में, क्या वो पूरा हो रहा है? ये इसको थोड़ा बड़े परिवेश में देखा जाए, मेरे हिसाब से होना ही। और एक और बात इसके साथ कहना चाहूंगा, इंडिया में इस समय इसको मैं डिलिमिटेशन से भी कनेक्ट करूंगा। अभी क्या हो रहा है, मेंबर पार्लियामेंट, आप लद्दाख में हो सकता है 500 लोगों में एक एमपी बना ले, और वहां एक मुंबई में या दिल्ली में पता चला आपकी 1 करोड़ में एक एमपी बन रहा है, ऐसा भी है। तो 1% हर के वोट की वैल्यू तो बराबर लाइए पहले, मेरा मान। अब और उसमें डरते क्या है, नॉर्थ साउथ डिवाइड आ जाता है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो यूपी इज गोइंग टू गेट 120 मेंबर पार्लियामेंट, ऑलरेडी 80 हैं, वो 120 हो जाने वाली हैं। और मेरा तो कहना है जो 1% 1 वोट का जो डिफरेंशियल आने वाला है, उसको आप विमेन से टैकल कर लेते तो बहुत अच्छा होता। मतलब आपकी 545 सीट्स हैं, आप इसको डबल कर देते, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेल आएगी एक फीमेल आएगा, ठीक है। अब कोई रिजर्वेशन नहीं, जिसको जहां जाना है आपके पास वो भी चुनिए, वो भी चुनिए, और दोनों आते हैं। आपकी नई बिल्डिंग बनी चुकी है तो अकोमोडेट भी कर सकते हैं भाई आप, मैं ये भी नहीं कह रहा है ना। ऐसा क्यों ना किया गया? ये क्या है, मतलब मुझे एटलीस्ट मेरी समझ के बाहर है, या मुझे समझा दिया जाए। हो सकता है मेरे पास उतना ज्ञान ना हो, मुझे बताया जाए। जिस तरह मणिका मैम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह प्रोफेसर मनोज ने कहा कि क्या रिजर्वेशन एक समाधान हो सकता है, और जिक्र उन्होंने किया कि 17 साल महिला मुख्यमंत्री रही हैं विभिन्न रियासतों की। मैम, तो मैं इसके लिए यही आंसर करना चाहूँगी, मैंने पहले ही अपना जो लाइन स्टार्ट की थी, पुरुष प्रधान समाज, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि फीमेल कर सकती है क्या, क्यों मतलब इतने, क्या वो उस ओहदे पे पहुंच के वो कर सकती है? जिस चीफ प्राइम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, आज भी उनकी मिसाल दी जाती है, शी वाज एन आयरन लेडी। और उस टाइम पीरियड पे जो डेवलपमेंट, जो चीज़ें हमने अपने समाज में देखी, दैट इज़ मतलब रिमार्केबल। कितनी, मतलब 135 करोड़ आपने बोला लगभग में एक प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट थिंक मोर देन 15 चीफ सेक्रेटरीज इन द इंटायर, जितनी मेरी उम्र है मैंने इतना ही सुना है अभी तक, मे बी और भी हूँ, आई मे बी रॉन्ग इन माई नंबर्स। मतलब कि 135 करोड़ के समाज में एक प्राइम मिनिस्टर और 15 चीफ सेक्रेटरीज, बस वही हैं। तो बाकी औरतें कुछ नहीं कर सकती। औरतों की तभी तो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको आगे आने देंगे, तो आप देखेंगे वो क्या कर सकती हैं। आप बोलेंगे कि एक औरत ही आके क्या बोल सकती है,
उसको वो ओहदा दे दिया, क्यों नहीं 1:1 कर दिया जाए? ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट कम आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान से बाहर कैसे चले जाएं? अगर रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया है, अगर कोई परसेंटेज डिस्क्राइब्ड है, कैन इट बी आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमें समाज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, वी हैव टू मूव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर रिजर्वेशन में, मेरे हिसाब से अगर आप समाज में एक, हम कहते हैं ना, मदर इज द प्राइमरी फैक्टर जो एक बच्चे की परवरिश में रोल अदा करती है घर में। दैट इज व्हाट वी से, कि जब आप एक बच्चे को अच्छा बन के देखते हैं, इसकी माँ ने ऐसा इसको किया है। जब आप उसको बुरा देखते हैं, इसकी माँ की परवरिश ऐसी थी। ऑल गोज टू मदर। जब आप एक छोटे से यूनिट, प्राइमरी यूनिट में मदर को इतनी अहमियत दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन कंट्री? क्यों? क्योंकि वो, दैट इज व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि क्यों एक औरत समाज को क्यों नहीं चला सकती, क्यों इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। आज हर क्षेत्र में, जैसे मैम ने बिल्कुल कहा, कोई एक क्षेत्र बताइए जहां पे आपने एक फीमेल को बिठाया है और वो एक्सेल ना की हो। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। क्यों एक्सेल करती हैं? क्योंकि ये प्रताड़ित रही हैं महिलाएं। प्रताड़ित इस ये का मतलब ये नहीं है कि उनको मारा ही गया है, उनकी आवाज को दबाया गया है। अगर वो कुछ चाहती भी है बताना, तो उसको प्राइमरी यूनिट से लेकर आप अपर लेवल तक, जब आप वो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं ना जो उनके साथ होती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देंगी। आप 4 पुरुष को बिठा दीजिए, साथ एक महिला को बिठा दीजिए, उसकी बात में जो कन्विक्शन होगी वो चाहे 100% सही हो, बट वो जो 4 आदमी डोमिनेशन में रहते हैं, वो आवाज उन्हीं की सुनी जाती थी। आज अगर हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन आ रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, और महिलाओं को जो कि इक्वली एजुकेटेड हैं, ज़्यादा क्लोजली एक नज़रिए को, क्योंकि फीमेल जब उसको कोई टास्क दिया जाता है ना, तो एवरीबडी नोज शी ट्राइज टू डू इट परफेक्टली। अपनी सोच समझ और अपनी काबिलियत से बढ़कर एफर्ट्स डाल के वो करना चाहती है। दैट इज वाई शी डज इट इन एन एग्जाम्पलरी वे एंड विद परफेक्शन, विच अ मेल माइट डू इट वेरी कैजुअली, बिकॉज उनको तो पता है ना कि हम तो कर ही रहे हैं। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग दिस, बट दिस इज द एक्सपीरियंसेस व्हाट वी सी इन एवरीडे लाइफ। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो, क्योंकि मैं एक वकालत के फील्ड से हूँ, चाहे वो एक डॉक्टरी पेशा हो, चाहे वो कोई भी पेशा हो, मैं बोलूँगी इंजीनियर्स भी क्यों ना हो, आप कितनी फीमेल्स की रिकग्निशन देख पाए हैं आज तक? वेरी फ्यू, यू कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स, 1 2 3। तीसरे के बाद चौथे का नाम सोचना पड़ता है उस लेडी का कि ये होगी क्या, क्योंकि उसको उस लेवल तक पहुंचने नहीं दिया। अगर वो पहुंचती है तो बहुत सारी चीजें हैं उसको दबाने के लिए। आप सबसे पहले तो हमारे समाज में करेक्टर असैसिनेशन कर दीजिए एक लेडी का, वो अगर बढ़ रही है तो उसको वहीं खत्म कर दीजिए। अगर वो बेचारी थोड़ा सा डरती होगी तो वो सोचती होगी समाज से, उसको करेक्टर से कोई नहीं, उसको अपनी इज्जत से है कि आपने सिर्फ उसके ऊपर एक लांछन लगाना है। ओ ये तो बड़ी तेज है, पता नहीं वो बैठी थी कल 4 लोगों के साथ और बात करी थी, वो क्या बात करी थी आपको नहीं पता है, ठीक है, क्या पता वो काम की ही बात कर रही हो, बट दिस इज व्हाट आवर माइंडसेट इज इन द सोसाइटी। और आपने उसकी प्रोग्रेस को रोक दिया, वो 4 कदम पीछे हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द गर्ल्स। लड़कियां अगर थोड़ी सी घर में तेज होती है तो माँ बाप तो उसको आगे बढ़ने देंगे, बट समाज उसको बढ़ने नहीं देगा। ये लड़की, इसको तो माँ बाप ने बड़ा तेज बनाया है, इसको तो आगे मतलब इसको रोकी कोई नहीं है। क्यों भाई? व्हाई नॉट इक्वालिटी? दिस इक्वालिटी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ द फैमिलीज, फ्रॉम सोशल स्मॉल यूनिट्स इटसेल्फ। आपने वही चीज बढ़ते 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 आज अगर हमें संविधान ने जो हमें दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़े, अगर संविधान हमें वो सब देता है और हमें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तो व्हाट इज द हार्म? व्हाई नॉट? वी आर कॉम्पिटेंट, वी आर कैपेबल, वी आर एबल टू डू एवरीथिंग इफ वी आर एबल टू डील विद एवरी सिचुएशन इन लाइफ। जब आप घर में हम पे डिपेंड करते हैं, आदमी का एक बहुत आसान सी सोच होती है, बीवी से पूछ के देखते हैं बिकॉज शी नोज एवरीथिंग इन एंड आउट ऑफ द हाउस। वही बात आती है जब आप उसको समाज में बड़े दायरे में डालते हैं, शी विल डू द बेस्ट व्हाट शी कैन डू। तो आप ये जेंडर इक्वालिटी को मुझे लगता है एक बहुत वेलकम स्टेप की तरह देखना चाहिए। और एक प्राइम मिनिस्टर या 15 चीफ सेक्रेटरीज, द बेस्ट, वो भी अगर हम काउंट कर रहे हैं, दे हैड बीन द बेस्ट
एज पर अभी सर ने ही बोला बहुत अच्छी, तो अगर आप सोचे 33% होंगी तो समाज का क्या रुतबा हो जाएगा और किस लेवल तक पहुंच जाएगा, परिवर्तन और बेहतर तरीके से आएगा। काजिम साहब, 33% रिजर्वेशन, इसको पाने के लिए काफ़ी सालों का एक वक्फा लगा है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम करके ये मंजिल तक हम पहुँचे हैं। क्या मान के चलें, जिस तरह जिसका जिक्र प्रोफेसर मनोज जी ने कहा, बदलाव आहिस्ता आहिस्ता आएगा, क्योंकि जब महिला उस मुकाम पर पहुंचेगी और डिसीजन मेकिंग, खासकर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बाद डिसीजन मेकिंग में उसकी भागीदारी रहेगी, तो समाज में एक परिवर्तन खासकर महिलाओं के प्रति निश्चित तौर पर आएगा। बिल्कुल आएगा। देखिए, अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, घर में भी, समाज में भी, और पार्लियामेंट में भी, और असेंबलीज में भी। जब हम यहाँ किसी डिबेट में बैठते हैं और 4 पुरुष बैठते हैं तो हम ज़बान पे कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बीच में अगर कोई महिला बैठती है तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान पे कंट्रोल होता है, आपकी तहजीब, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, मैंने देखा है पूरी दुनिया में, जब भी चीफ सेक्रेटरी अगर चाहता है या चीफ मिनिस्टर चाहता है या प्राइम मिनिस्टर चाहता है अपने बेटे की शादी करना, तो उसको सिविलाइज्ड कोई दोस्त होगा तो यही समझाएगा कि इस बच्ची की माँ से पहले मिलना। ये एक ट्रेंड है हिंदुस्तान की सभ्यता में। तो माँ से मिलने क्यों बोलते हैं, बाप से मिलने को क्यों नहीं बोलते? बाप तो चीफ से, उसके काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी होगा ना, बोलते इसकी मम्मी से मिलिए, मदर से बात कीजिए, उसकी परवरिश इस बच्ची में रिफ्लेक्ट होगी। ये सभ्यता है हिंदुस्तान में और वो आज तक चल रही है। और मैं मानता हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी स्कूल की इनॉग्रेशन करने गया तो बाहर लिखा था, इफ़ ए मैन टीचेज ए मैन टीचेज ए मैन, बट ए वुमेन टीचेज ए मैन टीचेज ए जनरेशन। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा ये तो जिसने भी लिखा बड़ा खूबसूरत लिखा, क्योंकि उसके समझाने में, उसकी काउंसलिंग में, उसके तरीकाकार में, ये ठीक कह रही है मोनिका जी कि घर जो है, जब आप घर बेसिक जो आपका बुनियादी ढांचा है, जब वो एक औरत संभाल सकती है इन एंड आउट, उस पर आप इतना भरोसा करते हैं और इतनी उसको लिबर्टी देते हैं कि ये जो करेगी ठीक करेगी। और मैं समझता हूँ कोई भी बच्ची जब किसी घर में आती है तो ये समझ के नहीं मैं सोचता हूँ कि ये बहू आई है उस घर में, तो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि ये आपकी पूरे क्लैन की रिफ्लेक्शन है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी इस फैमिली को, आपके बेटे को तो कर रही है, लेकिन आपके खानदान को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करने जा रही है। और अगर उसमें वो हिट होती है और वो मेंटेन करती है तो उसकी इज्जत पूरी समाज में, पूरी बिरादरियों में और पूरे, मुझे लगता है, सिस्टम में होती है। तो ये तो आप मानिए। दूसरा, ठीक कहा इन्होंने, डिलिमिटेशन की प्रॉब्लम है। हम जम्मू कश्मीर में हैं, 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन है हमारी। इलाका हमारा जो एरिया है वो अभी तक पता ही नहीं चलता कितना है, अनडिस्क्राइब्ड है। ठीक है, जब डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहीं कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी साइड देखें 2.5 लाख की थी, 3 लाख की थी। आप कहते हैं पॉलिटिक्स तिजारत नहीं है, आपने वर्ड यूज किया। पॉलिटिक्स क्या है? प्रोफेशन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स से बड़ा प्रोफेशन ही कोई नहीं है, क्योंकि आपने अभी आप जीते हैं इस साल, और आपकी होड़ जो है अगले 5 साल की है कि अगले 5 साल बाद कैसे आना है और उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कैसे मैं कितने वोट लूंगा। तो ये संभाविक है, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड ब्रेन हैं। अभी तक मजहबी सिस्टम पे हमने इलेक्शन लड़नी है, जात पात पे इलेक्शन लड़नी है। उसी के लिए ये जो बिल्स आते हैं, ये जो चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, ये उस तरफ बढ़ती है। एक दिन में तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता ना, जात पात तो ख़त्म नहीं हो सकती। हम एक ही रीजन में 15 लैंग्वेजेस बोलते हैं, एक ही जम्मू कश्मीर में यहाँ 15 तक किस्म के ट्राइब्स हैं। तो वो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। 1996 में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई जम्मू कश्मीर में। आज तो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बोलते हैं जी हमने तो कहा 26 में करवाई। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने भी ये सोचा डिलिमिटाइज करने का। यहाँ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर में, छोटी सी पॉपुलेशन में, जिन्होंने डेवलपमेंट की धूप ही नहीं देखी कभी, उनको सड़क का पता ही नहीं है, उनको ये 4G 2G तो पता ही नहीं है कुछ भी। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो मुल्क का क्या हाल हो। मुझे एक अवार्ड मिला कुछ 10 साल 15 साल पहले, तो वहाँ मेरे साथ एक नेशनल चैनल के रिपोर्टर को अवार्ड मिला। तो भाई इसको अवार्ड क्यों मिला? इसने एक इंट्रोड्यूस किया गाँव जो इंडिया के मैप में ही नहीं है। तो एक स्टोरी ऐसी की वहाँ जाके, वो ना आदिवासी हैं ना कोई और लोग हैं, ये कौन सा मुल्क है जहाँ एक ऐसे दुनिया बसती है जिसका पता ही नहीं। तो ये मुल्क ऐसा है साहब। तो उसके लिए अगर ये छोटी छोटी चीज़ें की शुरुआत हुई है तो वी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया शुड वेलकम इट अप। और हमें एज ए सिटीजन इसमें ये मत सोचिए कि पॉलिटिशियन हमारा जो है वो मार्गदर्शक रहेगा। वो बड़े कम लोग हैं जो चीज़ें आगे ले जाते हैं। लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा, कोई भी मुल्क अच्छा या बुरा वो किसी पॉलिसी के तहत चलता है, किसी पॉलिसी मेकिंग के तहत चलता है। और हिंदुस्तान इस वक्त जिस पॉलिसी मेकिंग में चल रहा है,
दैट इज़ रिमार्केबल। और उसमें ये बिल्स ऐसी चीज़ें होनी अच्छी बात है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और इक्वालिटी और ये सब चीज़ सिर्फ ये जी मैं मर्द हूँ, ये मर्द सोच के मैं ये करूँगा, ये चीज़ें होती नहीं हैं। हमने देखा यहाँ माय लॉर्ड चीफ जस्टिस रही हमारी लेडी, बड़ी अच्छा उनका टेन्योर रहा, लैंडमार्क जजमेंट्स जम्मू कश्मीर में दी। आप मौका तो दीजिए, आप घर में तो मौका देते हैं, आप लाखों करोड़ों कमा के बीवी को दे देते हैं, बहन को दे देते हैं, और वो उसका रिजल्ट आप अच्छा लेते हैं। उसी तरह आने दीजिए सोसाइटी में, बाकी प्रोफेशंस में, आप देखिए उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जहाँ तक आपने कहा, जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अल्लाह करे वैसा हो, लेकिन उसको होने में हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी देखेगी, क्योंकि बहुत से मसाइल हैं जो हिंदुस्तान में, जिनको एक टाइम फ्रेम से आप ठीक नहीं कर सकते, उसको वक्त लगेगा। और उस वक्त के लिए हम सब का योगदान है, और अच्छी हेल्दी डिस्कशंस के साथ ही हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को कायल कर सकते हैं कि ये रोड मैप है हिंदुस्तान का, इस पर हमको चलना है और इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है। वरना मैम दुश्वारियाँ काफ़ी हैं, क्योंकि 33% तक पहुंचने में एक लंबा सफ़र भी तय किया है, और यहाँ से अगर अगली मंजिल पानी है महिला सशक्तिकरण या फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, और भी कठिन राह तय करनी होगी। क्या कहेंगे, क्या इससे एक परिवर्तन, खासकर महिलाओं की स्थिति, उनकी दशा में भारत में आएगा? मैं बिल्कुल कहूँगी एक परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन लाने के लिए परिवर्तन ओवरनाइट कभी नहीं होता Exactly. है। हम ओवर द इयर्स अगर देखा जाए तो मेरी भी अपब्रिंगिंग हुई है। मैं बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज जम्मू कश्मीर में आई हूँ। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, बट हैविंग सेड दैट ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, जहाँ पर पहली चीज़ मुझे जो कहा गई थी वो यही कही गई थी कि बिज़नेस में आप आना चाहेंगे, पर याद रखना ये बिज़नेस आपके भाई का है, आपका नहीं है। शादी करके आपने जाना है, आपने देखना है आपके आगे जिस फैमिली में जो आपके हस्बैंड होंगे वो आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा एक सोशियो पॉलिटिकल कल्चर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। परिवर्तन जो चेंज हमने लाना है वो हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही आएगा। हमारे लिए इंस्पिरेशन कम नहीं है, हमारी कल्चर में इंस्पिरेशन कम नहीं है, वो हमारी माइथोलॉजी से आ रही है। माइथोलॉजी से हमारी कल्चर आ रही है कि विमेन पावर की। आप माइथोलॉजी में कहें, यहाँ पर लेडीज़ को देवी को पूजा जाता है, पर लॉट ऑफ अट्रोसिटीज़ हैपन विद विमेन, लॉट ऑफ पाबंद्स आर देयर ऑन विमेन। आज जिस तरीके से मुझे ब्रिंग अप किया, मैं अपनी डॉटर्स को वैसे ब्रिंग अप करूँगी? नहीं। आई वॉन्ट टू गिव देम मोर स्पेस। आई वॉन्ट टू टेल देम कि बेटा आपके जो ख्वाब हैं आप सोचिए, घर भी आपने बसाना है, बट दैट्स नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग। आज हम सब अपने अपने प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, हम भी बात करते हैं, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम गांव में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने विमेन को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बारे में बताना है। वुमन काम तो कर लेती है, वो पैसा किसके हाथ में जाता है? सारा उसके हाथ में जाता है। ऐसे भी बड़ी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर मेन आके अपने पैसे अपनी लेडीज़ के हाथ में देते हैं कि ये पैसे संभाल लेंगी, पर ऐसे भी बड़ी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर वो आई थिंक अपने लिए एक बेसिक डिसीजन नहीं ले सकते कि वो पैसा कहाँ खर्चना चाहिए, उसको कितना सेव करना चाहिए, कितना रखना चाहिए। हम एजुकेटेड लेडीज़ के पास चले जाएं तो वो कहेंगे माई अकाउंट्स आर हैंडल्ड बाय माई हस्बैंड, I don't know very much about them. No, I'm sorry, I don't know this. So change, where does the change have to come from? It comes from small examples. I remember reading about Kiran Majumdar Shaw. She was an example for me. Did I ever think that I could come and sit on a forum? उसी तरीके से ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी। इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो बहुत हैं, हमारी प्रेसिडेंट, हमारी प्राइम मिनिस्टर, lot of women on the helm of power, but इससे कितनी इंस्पिरेशन कितने लोगों को मिलती है और कितने लोग आगे आएंगे, ये मुझे लगता है छोटे छोटे कदम हैं जो आगे। आज आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो प्रोग्राम है उसका इफेक्ट दिखता है। सो आई वुड जस्ट से वन थिंग, हमारे बच्चे भी ये देखते हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे एक बारी बोला था कि मामा यू टॉक अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, but mom, don't you think that we would finally need also a certain sect of women, certain sect of men to handle those empowered women? एक पूरी सोसाइटी की कल्चर बदलनी है। सो वक्त तो लगेगा, एंड अकॉर्डिंग टू मी these steps are very welcome. इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्त लगता है। एक बेहतर कल की हम जब परिकल्पना करते हैं
प्रोफेसर मनोज क्या कहेंगे यहाँ से आगे हम, क्या आपको लगता है फिर भी, क्योंकि जिस तरह मोनिका जी ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर ही हमें कार्य करना होगा। नहीं, संविधान ये तो सच बात है भाई, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, इट्स विद विमेन एवरीथिंग इज मैटर ऑफ इन लॉज, मैं आउट लॉज की बात नहीं कर रहा। यू नो, लेट मी वेरी क्लियर ऑन दिस। देखिए, ये ईदर और डिबेट न बनाया जी, ईदर और नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूँ एंड इट्स नॉट बैटल ऑफ सेक्सेस। ये नहीं है ना कि औरतें मर्द के बराबर है, अरे नहीं महाराज, आप हमसे बेहतर हैं। अगर बराबरी पे आओगे ना तो हमेशा लड़ाई होगी। मैं तो कहता हूं आप हमसे बेहतर है, तो आप 33 पे क्यों रुके? आपने 100% की डिमांड क्यों नहीं करी? मैं पहला सवाल है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लोग क्यों नहीं? मामला यह नहीं है, 33% होने में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बेसिक प्रॉब्लम्स ये आ जाएंगी, मान लीजिए कोई यहां पे 4 लोग अच्छा काम कर रहे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हो गई। अब वो बेचारे 4 लोग क्या करेंगे? अच्छा, मैंने जब एग्जाम्पल दिए तो मैंने ये नहीं कहा कि 33 करोड़ में एक प्राइम मिनिस्टर उसमें ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं, आप ये देखिए, आज तक हमारे वहां प्राइम मिनिस्टर हुए ही कितने हैं? जितने हुए हैं उसमें सबसे लंबा टेन्योर लेने वाली एक महिला हो चुकी है। आप उसको 33 करोड़ में क्या, 33 करोड़ में सब लोग बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। ये ना, सॉरी मेरी बात समझ ना, मैं 33 सॉरी 1 अरब 40 करोड़ लोगों में सब लोग बारी बारी से प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनने वाले। मामला ये है कि कुल आपके जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उसमें सबसे लंबा टेन्योर रहने वाली चीफ मिनिस्टर जयललिता, सबसे, आप देखिए ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मायावती। और प्रॉब्लम क्या है, जिन जिन स्टेट में विमेन की हालत खराब है वहां विमेन चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। केरला में तो नहीं रही आज तक फीमेल। केरला में विमेन लिटरेसी हाईएस्ट है। मेरा कहने का मतलब है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। मियरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देने से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में विमेन का बड़ा मौज आ जाने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट, इसको पर्सपेक्टिव में लाना होगा। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, भाई अगर मेरे वोट देने से अगर 33%, 545 का 33% जो आया, आप लगा लीजिए, अगर उनके पार्लियामेंट जाने से अगर औरतों का भला होता है तो ठीक है, लीजिए, मैं तो कहता हूं भेजिए, जरूर भेजिए। मगर देखिए, चीजों को 2 तरीके से, अगर विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुहैया कराई जानी चाहिए, और कि विमेन का, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव वहां हो। अगर बात यह होनी है कि विमेन किस तरह से इमेंसिपेटेड फील करेंगी, तो देन पार्लियामेंट इज नॉट द राइट प्लेस, यू बेटर डू सम अदर थिंग। भाई ये तो क्या, मैं अपने खुशी, मैं कल की तारीख में जनता जनार्दन खुश होगी इसकी वजह से मैं टीचर हूं? नहीं, बिकॉज आई फील इट दैट, यू नो, कुछ चीजों को बड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव पे लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट इज अबाउट पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से हो क्या रहा है, आई एम सॉरी टू से, विमेन मेन का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको बैटल ऑफ सेक्सेस की तरह से दिखाया जा रहा है। मैं तो कहता हूं शुरुआत से आज तक दे आर मच बेटर देन अस, बट देन इसको अगर इस तरीके से बैटल पे लाया गया ना, तो उनकी ग्लास सीलिंग तो हम यहीं फिट करे दे रहे हैं कि 33%, 33 और 33% जब रिजर्वेशन होता है, जानते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? आपने खुद देखा, होता क्या है, किसी न किसी की वाइफ, किसी न किसी की बेटी, वही आगे बढ़ते हैं। आप खुद देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कह रहा इसमें। लेकिन जब 100% होगा, भाई हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आने वाली है, तब मामला अलग है। इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, वरना क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं इस इलाके का, कल की तारीख में ये सीट रिजर्व हो गई, तो मैंने कहा अच्छा मैं नहीं आ सकता, नो प्रॉब्लम्स, मेरी वाइफ खड़ी है सामने, इनको इलेक्ट कर दीजिए। ये अलग सा मामला हो जाता है। वहीं पे अगर आनी ही औरत है तो वो एक सेपरेट चीज है ना, मेल फीमेल दोनों आने वाले हैं। आप भी, ऐसा नहीं होगा कि पति पत्नी दोनों को ही इलेक्ट करा के जनता भेज दे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये मैं कह रहा हूँ। थैंक यू। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर टच की है। मोनिका मैम, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो अभी यूटीज बाहर हैं इस रिजर्वेशन बिल से, तो जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर महिलाएं कितनी आतुर हैं कि जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए? देखो, मैं तो ये बोलूँगी, दिस इज़ नॉट अबाउट बैटल ऑफ सेक्सेस, मैं आई टेक दैट वर्ड ओनली। दिस इज़ अबाउट, अगर ऐसा हम सोच के चल रहे हैं तो फिर तो कोई भी कानून या कोई भी चीज़ आने की ज़रूरत ही नहीं है। सती प्रथा चलते रहने देना था, क्यों ख़त्म किया? क्यों आपने चाइल्ड एबॉलिशन एक्ट पास किया?
आज के दर से, मतलब आप सिचुएशन में बताऊं, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी विल डिसएग्री विद मी, आज एक लड़की ढूंढना एक अच्छे लड़के के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेशियो इज लेस। नवरात्रों पे कंजके मिलना मुश्किल आजकल। यस, व्हाई? क्योंकि यही चीज मैं कहना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट बैटल ऑफ सेक्स, इट्स अबाउट गिविंग देम इक्वालिटी। यू हैव ब्रॉट दीज लॉज जस्ट बिकॉज ऐसा था, ऐसा हुआ है। और अभी भी 75 साल आजाद तो हमारा देश हो चुका था, बट आज भी ये सोच है, मानसिकता अभी भी यही है कि औरत क्यों और कैसे 1:1 आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। What more do we require? But again, संविधान से बाहर नहीं जा सकते। जो संविधान ने दिया है हमें वो तो मिलने दो। That is what we require। अगर उस पे भी अगर ये डिबेट है कि नहीं 33% ही क्यों, 50 क्यों नहीं ले लेती आप? 50 तो चलो मिलेगा तो बहुत, हम बहुत खुश हो जाएंगे, बट आप 33% को आने में 75 साल लग गए, तो अनदर 75 साल तो हम इंतजार करते रहेंगे, तो 50 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। पॉइंट इज ओनली दिस दैट वी विल वेलकम, अगर हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये होगा, यूटीज में भी ये होगा, राज्यसभा में भी होगा, क्योंकि अभी लोअर उसमें यहाँ हाउस के लिए और स्टेट असेंबलीज और दिल्ली के लिए ही खाली इंट्रोड्यूस हुआ है ये। अगर ये राज्यसभा में भी होता है और अगर ये यूटीज में भी होता है, इट्स अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि एवरी फीमेल शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। It's not about the longest tenure of a female. It's about that if she gets a time, she is able to prove her worth much better, in a better perspective. That is what we are talking about. कि अगर आपने मौका दिया, और मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रही कि हम ये मांग क्यों रहे हैं, हम भीख क्यों मांग रहे हैं? हमें संविधान ने इक्वालिटी दी है, ये तो हमारा हक है, क्यों नहीं हमें दिया गया था आज तक 75 सालों में? आज अगर एक स्टेप उठाया गया है तो हम शुक्रगुजार इसलिए हैं क्योंकि एक सत्ता आई जिसने हमारा ये राइट हमें दिया, बट ये हमारे लिए भीख मांगने का वो नहीं था, ये तो हमारा राइट है। आज से 75 साल जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान, तब मिलना चाहिए था हमें। हमें 75 साल भीख मांगने के बाद अगर मिल रहा है तो तब भी ऑब्जेक्शन है, तब भी इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि नहीं आप, मतलब ये जो सर ने कहा, आई कंप्लीटली एग्री कि हो सकता है बीवी को खड़े कर दे, चलो आप बीवी को ही खड़े करिए, बट उसका सोच हो सकता है आपसे, आदमी से अलग होगा। हो सकता है वो यही सोचे कि मुझे औरत के बारे में सोचना है, मुझे अपना पर्सपेक्टिव। इट इज नॉट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल, इट इज अबाउट द पर्सपेक्टिव अ फीमेल विल पुट फोर्थ। जो प्रॉब्लम एक फीमेल अंडरस्टैंड कर सकती है, एजुकेटेड फीमेल, वाई वी टॉक अबाउट, बिकॉज मैम ने भी सही कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से बहुत सारा डिफरेंस नजर आ रहा है आपको आज की डेट में, और वो डिफरेंस आपका एविडेंट है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं फॉर द रीजन बिकॉज दे आर इम्पार्टेड गुड एजुकेशन, एंड माँ बाप भी चाहते हैं। आज मैं बोलूंगी हमारे एरिया में जितने स्लम्स हैं, एवरी हाउस होल्ड, बेटी बाद में पैदा होती है, दे थिंक अबाउट इट कि इसको स्कूल में डालना है। दैट इज ओनली बिकॉज दे गेट फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और उससे क्या हो रहा है, उससे उनकी ग्रूमिंग, आप उनका उठना बैठना, उनका आचरण देखिए, वो दे आर एबल टू सिट एंड टॉक एट लेवल विद एवरीबडी विच दे कभी ये डिजायर करते थे लोग। तो ये चीज एक वेलकम स्टेप है। इट विल टेक सम टाइम बट इट विल हैव अ वंडरफुल रिजल्ट। एंड अगेन आई रिपीट कि ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा हक था जो हमें दिया गया है, एंड वी वुड प्रेफर इफ इट इज 50-50। सुहेल भाई, यहाँ से बिल्कुल अंत में क्या कहेंगे? देखिए जी, हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, मर्द ने मर्द ही रहना है, औरत ने औरत ही रहना है। ना हम जेंडर चेंज कर सकते हैं, ना सेक्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने शुरू में भी कहा, सब बड़े इम्पोर्टेंट अपनी अपनी बात रखी, वंदना मैम ने भी, मोनिका जी ने भी, जो सच्चाई है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारी माइंडसेट जो है वो अटका हुआ है, रुका हुआ है। उस माइंडसेट को बदलने में वक्त लगेगा, और वक्त अब उतना भी नहीं लगेगा जितना पहले लगता था, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि 40 मुल्कों के सरबराह यहाँ हिंदुस्तान आएंगे। और हमेशा सीखता इंसान किससे? अपने घर से तो सीखता नहीं, हमेशा पड़ोसी के घर से सीखता है। हमने अपने बच्चे को समझाना हो तो बोलते जी वरना आंटी से सीखो, वरना आंटी से रिक्वेस्ट करते कि हमारे बच्चे को आप बताओ, क्योंकि आपकी बात इससे समझ आएगी। जब किसी मुल्क में दूसरे मुल्क आके निवेश करना चाहते हैं, जब आपके मुल्क में आपको समझाने के लिए 40 मुल्क आते हैं, या आप 50 मुल्कों में जाते हैं, तभी आदान प्रदान होता है एक सभ्यता का, एक माइंडसेट को बदलने का, और वो शुरुआत हो चुकी है।
और मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा, किसी पॉलिटिशियन की जागीर नहीं होती है कोई मुल्क या कोई स्टेट या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, ये मैं मानता हूँ। और ये जो पॉलिटिशियन ये सोचते हैं कि मैंने 5 साल में बहुत काम किया और मुझे इस, अगर भाई लोगों में आप लोगों की कन्विक्शन को समझा, आपने लोगों के एस्पायरेशन पे खड़े उतरे हो, तो बोलने की जरूरत नहीं है। वो आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आप जिंदा आप जीतते रहेंगे। लेकिन ये सोचना पॉलिटिक्स में कि ये जागीर है मेरी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने इसको पाला है, और जितने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं ये घर से उनके वालिदैन से लेके आए, तो ये आज ट्रेंड चेंज हो चुका है। आज हर इंसान रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगता है, और रोज की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान, जैसे वंदना जी ने शुरू में ही कहा, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि सुबह मम्मा और पापा ने ये बोला था और शाम को ये मुकर गए। आज तो अकाउंटेबिलिटी घर से शुरू होगी भाई साहब, औरत मर्द की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। फिर ये मानना है कि जहाँ आप कमज़ोर हैं और वहाँ कोई अगर लेडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मानना है, और मान के उनको और एम्पावर करना है। ये मुल्क चाहता है, ये पार्लियामेंट चाहती है, और यही आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहती है। अगर मैं अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखूं तो वो जो उनकी जो ग्राफ है उनकी लाइफ का और उनके जो वालदैन का है, तो ये लोग हैं रोल मॉडल हिंदुस्तान के। इनके पीछे हिंदुस्तान की आने वाली जनरेशन्स को चलना है, और मैं समझता हूँ हमें अच्छे लोगों को रोल मॉडल मानना है मुल्क की सलामती के लिए। ये हिंदू मुस्लिम सरदार ये वो हम घर में कर लेंगे, वो पूजा पाठ हम करते हैं, अपनी सभ्यता को चलाते हैं घरों में, लेकिन जब हिंदुस्तान का निर्माण करना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना है, तो हम सबका एक रोल है, एक साथ कंट्रीब्यूट करें, पॉजिटिवली करें, छोटी मोटी चीज़ों का नकार दें, और उस ग्लोबल विलेज में जल्दी पहुँचे जहाँ ये दिमाग जो है खुला और दिल खुला और खुले सोच से हम भारत के निर्माण को आगे बढ़ाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारत की महिला एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखने को तैयार है, और खासकर जो अभी 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, तो आने वाले समय में जो संख्या है निश्चित तौर पर जो हमारी संसद, हमारी असेंबलीज में है, उसमें एक बढ़ावा मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि महिला उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। चुनौतियाँ इसमें और भी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर प्रोफेसर मनोज जी ने भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नई पॉलिटिकल क्लास खासकर वुमेन की सामने आएगी और बेहतर भारत के निर्माण में निश्चित तौर पर उसका योगदान होगा। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज महिला की जो उड़ान है वो काफ़ी ऊंची है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक पुरुष का समर्थन उसको हासिल है, लेकिन फिर भी आज मानसिकता की उन बेड़ियों को तोड़कर एक बेहतर भारत में अगर आगे बढ़ना होगा तो एक कलेक्टिव एफर्ट महिला और पुरुष का खासकर पॉलिटिकल एरेना में निश्चित तौर पर होगा, तब भारत सोने की चिड़िया एक बार फिर बन पाएगी। सुहेल काज़मी जी, मैम मोनिका जी, मैम वंदना जी और प्रोफेसर मनोज भट्ट जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।